आज हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उत्पादक के संतुलन या उत्पादक के संस्थिति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। उत्पादक, जैसा कि हम जानते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करता है और उत्पादन की इस प्रक्रिया में वो उत्पादन के विभिन्न साधनों को लगाता है या संयोजित करता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों को जब वो उत्पादन कार्य में लगाता है तो इन सभी उत्पादन के साधनों को वो उनके पारिश्रमिक का भुगतान करता है और इस प्रकार से उत्पादन की कुछ लागत लगती है। और जब इन साधनों के सहयोग से वस्तु का उत्पादन होता है और उस उत्पादन को वह बाज़ार में बेचता है तो उसे आय प्राप्त होती है। उत्पादक का उद्देश्य ये होता है कि वह इस प्रक्रिया के माध्यम से जितनी लागत लगाता है उसकी तुलना में उससे ज़्यादा आय प्राप्त करे और इस प्रकार से उसको लाभ हो और ये लाभ वो अधिक से अधिक करने का प्रयास करता है। और इसको इस रूप में हम देख सकते हैं, या तो हम ये कहें कि जो उत्पादन के साधनों पर व्यय किया जाता है, जो उत्पादक की कुल लागत होती है, उस लागत से वो अपने लाभ को अधिक से अधिक करने का प्रयास करे, उत्पादन को अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास करे, या उत्पादन के किसी एक मात्रा को प्राप्त करने के लिए, किसी निश्चित मात्रा को प्राप्त करने के लिए लागत की मात्रा को न्यूनतम करे। तो लागत को न्यूनतम करना या लाभ को अधिकतम करना दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इस प्रकार उत्पादक के जब हम संतुलन या संस्थित की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि उत्पादक एक दिए हुए साधनों की मात्रा से कितना उत्पादन प्राप्त करे जिससे उसका लाभ अधिकतम प्राप्त हो जाए, अर्थात वह अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। अगर किसी निश्चित लागत से, साधनों के किसी निश्चित मात्रा से वो उत्पादन करता है तो उतना उत्पादन प्राप्त करना चाहेगा जिससे उसका लाभ अधिकतम हो जाए। अगर उतना उत्पादन वो करे जिससे उसका लाभ अधिकतम हो जाए तो कहा जाता है या कहा जा सकता है कि उत्पादक संस्थिति में है, इक्विलिब्रियम में है। जब तक ये लाभ उसका अधिकतम नहीं होगा तब तक वह उत्पादन की में साधनों की मात्रा में अदल बदल करता रहेगा। कुछ साधनों की मात्रा को घटाएगा, कुछ साधनों की मात्रा को बढ़ाएगा और इस प्रकार संस्थिति के स्तर तक पहुंचने के लिए वो साधनों में प्रतिस्थापन करता है। किसी साधन की मात्रा को घटा देता है और उसके स्थान पर दूसरे साधन की मात्रा को बढ़ा देता है। और ऐसा वो तभी करेगा या उन्हीं साधनों की मात्रा घटाएगा जिनसे उन्हें अपेक्षाकृत उत्पादन कम मिलता होगा और उन साधनों की मात्रा को बढ़ाएगा जिनसे उन्हें अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन मिलता होगा। और ऐसा जब वो करता है तो वो लाभ को अधिकतम करने के प्रयास में ऐसा करता है। तो इस प्रकार विभिन्न साधनों के मध्य वो प्रतिस्थापन करता है, अदला बदली करता है एक साधन के स्तर पर दूसरे साधन को, और ऐसा करते समय उसका ये प्रयास होता है कि उत्पादन के उस स्तर को वो प्राप्त कर ले जिससे उसका लाभ अधिकतम हो जाए। और इसी को हम उत्पादक की संस्थिति या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्योंकि संस्थिति के स्थिति तक पहुंचने के लिए साधनों में वो प्रतिस्थापन करता है, उत्पादन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे के स्थान पर बदलता रहता है। इस उम्मीद में कि उसका लाभ अधिकतम हो जाए। तो
इस कार्य को कहा जा सकता है कि उत्पादन में प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है इसको, कि प्रतिस्थापन कैसे करता है और वो प्रतिस्थापन करके लाभ को अपने कैसे अधिकतम करता है और इस प्रकार से वो संतुलन की स्थिति को प्राप्त करता है। तो इसे कहा जाता है उत्पादन में प्रतिस्थापन का नियम या उत्पादन में प्रतिस्थापन का सिद्धांत। उत्पादक के संस्थिति को हम लोग दो तरह से दिखाते हैं। आज हम उसके पहले स्वरूप को आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद का जो स्वरूप होगा दूसरा, वो आइसो प्रोडक्ट कर्व के माध्यम से हम प्रदर्शित करेंगे। जैसा कि हमने बताया आपको कि एक अप्रोच ये है कि साधनों की किसी दी हुई मात्रा या निश्चित मात्रा से उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास करें, लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करें। और दूसरा अप्रोच ये है कि उत्पादन के किसी निश्चित मात्रा को प्राप्त करने के लिए साधनों की मात्रा उस प्रकार से लगाए कि उसकी लागत न्यूनतम हो जाए। ऐसी स्थिति में भी उसका लाभ अधिकतम हो जाएगा। आज इस विश्लेषण में या इस अप्रोच में हम साधनों की दी हुई मात्रा से उत्पादन या लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हुए उत्पादक के संस्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम कुछ मान्यताएं लेके चलते हैं विश्लेषण को सरल बनाने के लिए, ताकि आसानी से आप समझ सकें। हम मान के चल रहे हैं कि बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति है, जिसमें प्रत्येक साधन की प्रत्येक इकाई का मूल्य समान है। अगर श्रम है तो सारे श्रमिकों के मूल्य समान है, मजदूरियाँ, पूंजी है तो उनके मूल्य समान हैं। इस रूप में जैसे जैसे हम विभिन्न साधनों की इकाइयों को हम लगाते हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी इकाइयों को एक ही मूल्य मिलेगा। इसी प्रकार जो उत्पादन करेगा वस्तु का, उसकी भी प्रत्येक इकाई समान मूल्य पर बेची जाएगी। तो मूल्य साधनों के भी और वस्तु के भी सभी इकाइयों के मूल्य समान माने गए हैं और इससे हमारे विश्लेषण को समझने और समझाने में थोड़ी सरलता मिल जाएगी। दूसरा ये है कि उत्पादन जब होगा तो उत्पादन के क्षेत्र में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होंगे। उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल के नियम लागू होंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे किसी साधन की मात्रा को हम बढ़ाएंगे, उससे होने वाला उत्पादन या उससे मिलने वाला सीमांत उत्पादन घटता हुआ हमें प्राप्त होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि उत्पादक उसी स्थिति में उत्पादन करता है जब ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसलिए ये माना गया कि उत्पादन के क्षेत्र में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू है। तीसरे ये कि क्योंकि उत्पादन के विभिन्न साधन जो हैं उनका जो तुलनीय नहीं होते, मतलब उनके स्वरूप या उनके प्रकृति अलग होते हैं, पूंजी अलग होती है, श्रम अलग होता है। पूंजी की जो मशीनें हैं उनकी श्रम से हम तुलना नहीं कर सकते भौतिक इकाइयों के रूप में। इसलिए यहाँ पर, और क्योंकि उनके मूल्य मुद्रा में चुकाए जाते हैं, वस्तुएं जो उत्पादित होती हैं उनको भी बेचने से मुद्रा ही मिलती है, इसलिए सीमांत उत्पादकताओं को हम मुद्रा के रूप में यहाँ देखेंगे। अर्थात जितनी भौतिक उत्पादन हुआ है, जितना वस्तु का, उसके मूल्य से उसको जब गुणा करेंगे तो जो मूल्य हमें मिलेगा वो सीमांत भौतिक उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होगा और उस मौद्रिक मूल्य को हम सीमांत उत्पादकता के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार से उत्पादन के साधनों को जो पारिश्रमिक दिया जाएगा उसे हम मुद्रा के रूप में दिखाएंगे। और इस रूप में हम देखने का ये प्रयास करते हैं कि उत्पादक की संस्थिति कब प्राप्त होती है। सामान्य तौर पर, जैसा कि हम आपको बता दें,
उत्पादक जब संतुलन में होता है तो जो स्थिति प्राप्त होती है उसमें हम तुलना करते हैं कि उत्पादन के जिस साधन को लगाया गया है, अंतिम इकाई उसकी जो है, उस अंतिम इकाई की उत्पादकता कितनी है, जिसे हम साधन की सीमांत उत्पादकता कह रहे हैं, और उसकी तुलना हम साधन को दिए गए मूल्य से करते हैं। और जो उत्पादक के संतुलन या संस्थित की आवश्यक शर्त है, नेसेसरी कंडीशन है, वो ये होती है कि उत्पादन में जो साधन लगे हुए हैं सभी साधनों की सीमांत उत्पादकताएं और उनके मूल्यों के अनुपात जब बराबर हो जाते हैं तो उत्पादक संतुलन की स्थिति में, संस्थित की स्थिति में होता है, या उसके लाभ अधिकतम होते हैं या उसकी लागतें न्यूनतम होती हैं। तो ऐसे स्थिति को यहाँ पर इस विश्लेषण में हम सरल करने के लिए यहाँ मान के चल रहे हैं कि उत्पादक केवल 2 साधनों का उपयोग कर रहा है और उस 2 साधनों के माध्यम से हम उत्पादक के संस्थिति के विश्लेषण को समझेंगे। उत्पादन के एक साधन को हम x मान रहे हैं, उत्पादन के दूसरे साधन को हम y मान रहे हैं। हमने जानबूझ के उसको श्रम या पूंजी के रूप में नहीं माना है, क्योंकि उस समय थोड़ा तुलना करने में हमें श्रम और पूंजी के बारे में या पूंजी के विभिन्न रूपों के बारे में कई तरह के मस्तिष्क में विचार आते हैं, वो न आए इस नाते हमने 2 साधन मान लिया। एक साधन x है, एक साधन y है, और इस रूप में साधन x का जो मूल्य होगा उसे हम कहेंगे साधन x का मूल्य, जो उसको पेमेंट किया जाएगा, और ये उत्पादन के सभी इकाइयों को ये बराबर मूल्य प्रदान किया जा रहा है। और वह अंतिम जो उत्पादन का साधन होगा, जितना उत्पादन करेगा भौतिक इकाइयों के रूप में, बाजार कीमतों के वस्तु के मूल्यों के आधार पर उनका मौद्रिक मूल्य निकालने पर जो उत्पादकता आएगी वो मुद्रा के रूप में व्यक्त की जाएगी। और इस प्रकार से जो आवश्यक शर्त होगी वो ये होगी संतुलन की शर्त, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x। इसका मतलब है कि x साधन की सीमांत उत्पादकता को उसके मूल्य से हम भाग देंगे, तो ये जो अनुपात होगा ये दूसरे साधन की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर y बटा प्राइस ऑफ y साधन की सीमांत उत्पादकता और उसके y साधन के मूल्य का जो अनुपात है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो वैसी स्थिति में उत्पादक संस्थित या संतुलन की स्थिति में होता है और उसका लाभ अधिकतम होता है। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसी स्थिति में जो लाभ होता है वो कैसे अधिकतम होता है, और अगर ऐसी स्थिति न हो तो लाभ क्यों कम होता है उसकी तुलना में, और तब हम आसानी से बता सकते हैं कि किस स्थिति में उत्पादक संतुलन की स्थिति में होता है। हमने एक उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है जिससे आपको समझने में सुविधा होगी, और ये इस रूप में हमने आपको दिखाया है। ये क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई किसकी, साधनों की, और उत्पादन के जो 2 साधन हैं उनकी यहाँ पर सीमांत उत्पादकताएं दी हुई हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ x की सीमांत उत्पादकता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ y है, और दोनों मुद्रा की इकाइयों में या रुपए में प्रदर्शित हैं। ये जो इकाइयां हैं 1, 2, 3, 4, क्योंकि सीमांत उत्पादन दिखाया जा रहा है इसलिए पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, इस प्रकार से इनका रूप है। और क्योंकि उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल के नियम होंगे किसी भी साधन की, जब हम इकाइयों को बढ़ाएंगे तो अगली इकाइयाँ पिछली इकाइयों की तुलना में कम उत्पादन करेंगी, तो उसको उसी क्रम में दिखाने का प्रयास किया गया है। जब हम देख रहे हैं x की सीमांत उत्पादकता को, हमने पहले साधन की पहली इकाई की उत्पादकता को 140 रखा है, तो दूसरी को उससे कम रखेंगे, तीसरी को उससे कम, और इस प्रकार से ये क्रमशः घटते हुए क्रम में रखा गया है। इसी तरह से y साधन की जो सीमांत उत्पादकता है वो भी घटते हुए क्रम में है, 65 से शुरू होकर नीचे घटते हुए ये 30 तक पहुँची है। क्योंकि दोनों साधन अलग अलग होते हैं, दोनों की सीमांत उत्पादकताएँ अलग अलग होंगी,
इसलिए इन दोनों सीमांत उत्पादकताओं को अलग अलग दिखाया गया है। एक की उत्पादकता ज़्यादा है, दूसरे की उत्पादकता कम है। और यहाँ पर हमने इन साधनों के मूल्यों को भी लिखा हुआ है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ फैक्टर एक्स 100 रुपये है और प्राइस ऑफ फैक्टर वाई 50 रुपये है। अर्थात जो दोनों साधन हैं उनकी प्रत्येक इकाइयों का मूल्य जो है वो x का 100 रुपये और y का 50 रुपये है। ये इनको भुगतान किया जाएगा। अर्थात ये प्रति साधन की प्रति इकाई लागत है। जितनी इकाइयाँ हम लगाएंगे उतना गुणे इतना हो जाएगा, वो उनकी लागत हो जाएगी। हमने यहाँ पर मान रखा है कि उत्पादक जो है वो 700 रुपये कुल खर्च कर देगा, तो इसकी टोटल कास्ट 700 रुपये है। इसी 700 रुपये को वो x और y साधनों में वितरित करेगा और कुछ साधन x की लगाएगा, कुछ साधन y की लगाएगा। और जब ऐसा करेगा तो वो देखेगा कि ये जो 700 रुपये से उसने x और y के विभिन्न संयोगों को वर्ण किया है या लगाया है, उससे जो उत्पादन हो रहा है वो कितना है और किस स्थिति में ये उत्पादन या उत्पादन को बिक्री से होने वाला लाभ उसका अधिकतम हो जा रहा है। जिस परिस्थिति में उसका लाभ अधिकतम हो जाएगा उसी कम्बिनेशन या उसी साधन की मात्रा को वो उत्पादन प्रक्रिया में लगाएगा और उससे जो उत्पादन होगा उसको बिक्री करके वो आय प्राप्त करेगा और ये लाभ उसका अधिकतम होगा। अब हम 2-3 विकल्पों पर विचार करेंगे। पहला विकल्प हमने ये देखने का प्रयास किया है कि दोनों साधनों की सीमांत उत्पादकताएं और उनके मूल्य बराबर हों, तब क्या स्थिति होगी। वैसे तो हमने बता दिया कि इस स्थिति में ही संतुलन होता है, लेकिन जब तक आप इसको समझाएंगे नहीं तब तक ये प्रूव नहीं किया जा सकता। तो उस रूप में अगर हम इस सारणी का सहारा लें तो इसके माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो पहली स्थिति जो है यहाँ नीचे देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर x की 5 इकाई का उपयोग करें, ये देखिए ये 5 इकाई है, x की 5 इकाई का उपयोग करें तो 5वीं इकाई की सीमांत उत्पादकता जो है वो 100 है और इसका मूल्य भी x साधन को जो पारिश्रमिक दिया जाता वो भी 100 है। इसका मतलब x की सीमांत उत्पादकता और x का मूल्य दोनों बराबर हैं। कब? जब x की 5 इकाई का वो उत्पादन उपयोग करेगा, उत्पादन प्रक्रिया में x की 5 इकाइयों को लगाएगा। इसी प्रकार अगर वो y की 4 इकाइयों को लगाए, ये देखिए, तो चौथी इकाई की जो उत्पादकता या सीमांत उत्पादकता है वो 50 रुपये है और इस साधन का मूल्य भी 50 रुपये है। तो यहाँ पर भी सीमांत उत्पादकता और y वस्तु का मूल्य दोनों बराबर होंगे और दोनों के अनुपात, इसका अनुपात आएगा 100/100, इसका अनुपात आएगा 50/50 और 1:1, दोनों का अनुपात बराबर होंगे। और कहा जा रहा है अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम देखें कि उसको लाभ कितना मिलेगा, कितना लागत लगाता है, कितना उत्पादन होता है, कितना लाभ मिलता है। तो जब वो 5 इकाइयों का उत्पादन करेगा x की, तो आप देखें पहली इकाई से 140 लाभ मिलेगा, उत्पादन आय प्राप्त होगी, दूसरी से 130, तीसरी से 120, चौथी से 110 और 5वीं से 100 और जब आप कुल मिलाएंगे तो ये सब का योग आएगा 600 और इस प्रकार से ये 600 यहाँ आएगी। इसको जब आप जोड़ेंगे तब, और जब इसकी 4 इकाइयों का उपभोग करेगा और चारों को जब आप जोड़ेंगे तो इसका योग आएगा 230। तो जब 5 इकाई इसकी लगाएगा और 4 इकाई इसकी लगाएगा तो 600 और धन 230, उसको 830 रुपये मिलेंगे और उसकी लागत है 700 रुपये, क्योंकि 5 इकाइयाँ जब लगाएगा तो 500 रुपये यहाँ खर्च होगा और 4 इकाइयाँ लगाएगा तो 200 रुपये यहाँ खर्च होगा, 50 रुपये प्रति इकाई और 100 रुपये प्रति इकाई। इस प्रकार से कुल 700 रुपये खर्च करेगा और उसको 830 रुपये प्राप्त होंगे और इस प्रकार से 830 में से जब 700 घटाएंगे तो उसकी टोटल प्रॉफिट 130 रुपये आएगी। ऐसा तब होगा जब x साधन की सीमांत उत्पादकता बटा x साधन का मूल्य बराबर होगा y साधन की सीमांत उत्पादकता बटा y साधन के मूल्य को, और ऐसा तब होगा जब वो x की 5 इकाइयाँ लगाएगा और y की 4 इकाइयाँ लगाएगा।
अब अगर हम इसमें फेरबदल कर दें, x की मात्रा को घटा दें या बढ़ा दें और व्यय 700 ही करेंगे, तब देखिए ये एक दूसरी परिस्थिति आती है, यहाँ 2 लिखा हमने है, इसमें हम ये कर रहे हैं x की मात्रा को 5 से घटा के अगर वो 4 कर दे तो क्योंकि कुछ पैसा बच जाएगा, उस पैसे को उधर खर्च कर दे तो x की मात्रा बढ़ा देगा और x की मात्रा को हमने 4 से बढ़ा के 6 कर दिया। और जब हम ऐसा करेंगे तो जब ये 4 इकाइयों को जोड़ेंगे, इसकी 1 2 3 4 इनके योग को, तो ये 500 रुपये आएगा। यहाँ 500 देखे लिखा हुआ, इनकम 500 होगी। और जब y की जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ 40 तक, तो इनकम आएगी 315 और दोनों का योग होगा 815। और क्योंकि 4 इकाई लगाया है तो 400 यहाँ खर्च हुआ और यहाँ 6 इकाई लगाया है 50 के हिसाब से 300 यहाँ खर्च हुआ, तो 700 रुपये अब भी खर्च कर रहा है। लेकिन x की मात्रा घटा दिया है साधन की और y साधन की मात्रा को बढ़ा दिया है। और ऐसा जब वो करता है तो जो कुल उत्पादन उसको मिलता है वो 815 मिलता है। खर्चा होता है, लागत 700 अब भी है, तो 815 में से 700 जब घटाएंगे तो 115 का लाभ होता है। अब अगर एक प्रयास और हम करें कि x की मात्रा को बढ़ा दें और y की मात्रा को घटा दें, तो तीसरी स्थिति देखिए यहाँ है, x की मात्रा को हमने 6 कर दिया है और y की मात्रा को 2 कर दिया है। यहाँ 4 से 2 किया है और यहाँ 4 से 6 किया है। यहाँ y को बढ़ाया, यहाँ y को घटाया। और जब ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता दें, जब हमने ऐसा किया था तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ x बटा प्राइस ऑफ x जो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ x जब x बराबर 4 है तो 110 है और इसकी प्राइस तो 100 ही है, तो ये हो जाता है 110 बटा 100। और इसकी जो है जब हम इसकी 4 इकाई की जगह पर जब हम 6 इकाई का प्रयोग करते हैं तो 6वीं इकाई का मूल्य हो जाता है 40। तो ये सीमांत उत्पादकता y की है 40 और जबकि उसका मूल्य 50, तो ये 40 बटा 50 है, ये 110 बटा 100 है। यहाँ देखिए ये 50 से कम है, ये इधर की राशि कम है, ये 100 से ज़्यादा, इधर की राशि ज़्यादा, इस नाते लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्टिव y अपॉन प्राइस ऑफ y। ऐसी स्थिति में जब ये कर रहा है तो लाभ उसका घट गया है। अब यहाँ एक बात हम आपको दिखा दें कि जब सीमांत उत्पादकता इसकी ज़्यादा है मूल्य की तुलना में और इसकी मूल्य की तुलना में कम है, अर्थात 6वीं इकाई को पेमेंट करता 50 और उत्पादन करता है वो 40, तो बेहतर ये होगा कि वो y साधन की मात्रा को घटाना प्रारंभ कर दे। क्यों? क्योंकि मूल्य ज़्यादा देना पड़ रहा, उत्पादन कम कर रहा है। और जब x साधन की मात्रा को घटाएगा, यहाँ देखिए अगर 6वीं से घटा के 5 मात्रा कर दे तो उसकी सीमांत उत्पादकता 40 से बढ़ के 45 हो जाएगी। इसका मतलब है कि उत्पादन उसकी सीमांत उत्पादकता बढ़ने लगेगी, लेकिन अब भी वो मूल्य से कम है। मूल्य है 50 और सीमांत उत्पादकता है 40। तो वो ये प्रयास करेगा कि जब सीमांत उत्पादकता मूल्य से कम होगी तो ऐसे साधन की मात्रा को वो घटाएगा, और जिस साधन की सीमांत उत्पादकता ज़्यादा है और मूल्य कम है, इस साधन की मात्रा को बढ़ाएगा। और ऐसा करने से उसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए होगा कि यहाँ साधन की मात्रा जब घटाएगी तो सीमांत उत्पादकता बढ़ जाएगी, और यहाँ साधन की मात्रा जब बढ़ाएगा तो यद्यपि सीमांत उत्पादकता घटेगी लेकिन इससे ज़्यादा अभी भी मूल्य से ज़्यादा रहेगी। तो वो प्रयास ये करेगा कि इस साधन की मात्रा को बढ़ाता जाए और इस साधन की मात्रा को घटाता जाए। इसके घटाने से इसकी सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी, इसके बढ़ाने से इसकी सीमांत उत्पादकता घटेगी। तो ये घटते घटते जब तक ले आए, जब तक 100 न हो जाए तो 100 बटा 100 ये हो जाए, और ये बढ़ते बढ़ते जब तक 50 न हो जाए। और ऐसा जब करेगा तो ये सूत्र लागू हो जाएगा, और जब ऐसी स्थिति आएगी तो उसके उत्पादन का या लाभ का स्तर जो है वो अधिकतम हो जाएगा। तो यही प्रतिस्थापन के नियम है कि उस साधन की मात्रा को घटाए जिसकी सीमांत उत्पादकता मूल्य से कम है, और उस साधन की मात्रा को बढ़ाए जिसकी सीमांत उत्पादकता मूल्य से ज़्यादा है। और ऐसा तब तक करे
जब तक कि दोनों की सीमांत उत्पादकताएं और उनके मूल्यों के अनुपात बराबर न हो जाएं। और वही स्थिति तीसरी, इस स्थिति में भी वही स्थिति है। देखिए यहाँ पर जब x साधन की मात्रा को 6 करता है, y की 2 करता है, तो x की 6वीं इकाई की उत्पादकता है 90 और उसका मूल्य है 100, तो ये हो गया 90/100। और जब इसकी मात्रा 2 करता है तो इसकी उत्पादकता है 60 और इसका मूल्य है 50, तो ये 60/50 है। अब की बार उल्टा हो रहा है, श्रम की y की सीमांत उत्पादकता मूल्य से ज़्यादा है और x की सीमांत उत्पादकता मूल्य से कम है, इसलिए वह अब की बार x की मात्रा को घटाएगा और जब वो घटाएगा तो ये उत्पादकता बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब अगर वो 6वीं एक इस इकाई को हटा दे और 5 इकाई का लगाए तो सीमांत उत्पादकता 100 हो जाएगी। यहाँ देखिए जरा, मैं वैसे आपको समझाने को करूँ, एक साधन हटाएगा तो 90 रुपये के बराबर उसका लॉस होगा, इतना उत्पादन गिर जाएगा 100 रुपया खर्च करके। लेकिन वही 100 रुपया इधर 2 इकाई इसकी ले ले, क्योंकि 50 रुपये इसका दाम है, तो इसमें 2 इकाई मिलेगी। तो अगर इसकी 2 इकाई उपभोग कर रहा था पहले से और 2 और बढ़ा दे तो पहली से 55, दूसरे से 50, दोनों जोड़ेंगे आप तो 105 रुपये उसे फ़ायदे मिलेंगे और यहाँ घटाने से 90 रुपये का नुकसान होगा, तो 15 रुपये का फ़ायदा उसको हो गया। तो इसलिए फ़ायदेमंद ये होगा कि x की मात्रा को 6 से घटा के 5 कर दे और y की मात्रा को 2 से बढ़ा के 4 कर दे। लागत उसकी अब भी वैसे रहेगी, 100 रुपया यहाँ से निकालेगा और उसको y की 2 इकाइयाँ खरीद लेगा 50-50 रुपये 100 की 2, तो जब 2 यहाँ बढ़ाएगा तो 105 मिलेगा और जब 6वीं एक घटाएगा तो 90 का नुकसान होगा। तो कुल मिला के 15 का उसको फ़ायदा हो जाएगा। इस नाते ऐसा करना उसके लिए हितकर होगा। वही चीज़ यहाँ भी थी कि जब हम यहाँ पर ये इसकी 6 इकाइयाँ प्रयोग कर रहे थे 40, तो अगर हम इसकी 2 इकाइयाँ घटा देते तो हमें नुकसान कितना होता, 85 रुपये का। और यहाँ पर 4 इकाई प्रयोग कर रहे थे, 1 इकाई और बढ़ा देते तो हमें फ़ायदा होता 100 का। यहाँ से 50-50 निकाले और 1 इकाई इसकी 100 रुपये की मिलती है। 4 यूज कर रहे थे, अगर 5 यूज कर लें तो 5वीं से उत्पादन 100 बढ़ेगा और यहाँ 2 निकालने से उत्पादन घटेगा कितना, 85। तो 85 घटेगा बढ़ेगा 100, 15 रुपये का फ़ायदा हो यहाँ भी हुआ। इसलिए इस स्थिति में x को बढ़ाना फ़ायदेमंद होगा, y को घटाना फ़ायदेमंद होगा। इस स्थिति में y को बढ़ाना फ़ायदेमंद होगा, x को घटाना फ़ायदेमंद होगा। और तब तक वो ऐसा करेगा जब तक दोनों के अनुपात बराबर न हो जाएं। और दोनों के अनुपात तभी बराबर होंगे जब इसको 6 से घटा के 4 कर दे और जब इसको 4 से बढ़ा के 5 कर दे, तो ये 100 हो जाएगा, 100/100 और ये 50/50। तो ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो यहाँ पर है। तो इसलिए तो हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर भी जब हम 6 और 2 लगाएंगे तो हमें जो उत्पादन प्राप्त होगा 6 इकाई से 690 और 2 इकाई से 125, दोनों मिला के 815, 700 रुपये खर्च होता है, कास्ट है उसकी, तो 115 ही मिलेगा। यहाँ भी 115 मिलेगा, यहाँ 130 मिलेगा। इसका मतलब है कि जब साधन की सीमांत उत्पादकता और उनके मूल्य का अनुपात बराबर होगा दोनों का, तो लाभ अधिकतम होगा। और इसलिए उत्पादक अपने इस लाभ को अधिकतम करने के लिए ऐसा ही करेगा। और ऐसा करेगा उस स्थिति में जिस साधन की सीमांत उत्पादकता उसके मूल्य से अधिक होगी, उस साधन की मात्रा को बढ़ाएगा। जिस साधन की सीमांत उत्पादकता उसके मूल्य से कम होगी, उस साधन को घटाएगा। इस प्रकार से एक साधन की मात्रा को घटा के उसके स्थान पर दूसरे साधन की मात्रा को तब तक प्रतिस्थापित करेगा जब तक दोनों साधनों के सीमांत उत्पादकता और उनके मूल्यों के अनुपात बराबर न हो जाएं। जब ये बराबर हो जाएंगे तो उसका कुल लाभ अधिकतम हो जाएगा और इसलिए उत्पादक जो है ऐसा ही करेगा। तो ये है उत्पादन में प्रतिस्थापन का नियम, जो ये बताता है कि उत्पादक संस्थिति को प्राप्त करने के लिए, लाभ की अधिकतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधनों के मध्य प्रतिस्थापन करता है। उन साधनों की मात्राओं को वो घटाता है जिनकी सीमांत उत्पादकताएं उनके मूल्य से कम हैं
और इसके स्थान पर उस साधन की मात्रा को बढ़ाता है जिसकी सीमांत उत्पादकताएं उनके मूल्यों से ज़्यादा है। और जब वो ऐसा करेगा तो ये एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब सभी साधनों की सीमांत उत्पादकता और उनके मूल्यों के अनुपात बराबर हो जाएंगे, और जब ऐसी स्थिति होगी तो वो प्रतिस्थापन करना बंद कर देगा, क्योंकि ये लाभ की अधिकतम स्थिति होगी, इस नाते उत्पादक यही संतुलन में होगा। तो ये देखिए, ये एक अनुपात है, x साधन की सीमांत उत्पादकता बटा x का मूल्य, y साधन की सीमांत उत्पादकता बटा y का मूल्य, ये बराबर होने चाहिए संस्थित के लिए। और ये है साधन की उत्पादकता और साधन के मूल्यों के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं, इसीलिए इनको लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आनुपातिकता के नियम के रूप में भी जाना जाता है और कहा जाता है। ये उत्पादन में आनुपातिकता का नियम है, जिसका मतलब है कि उत्पादक संतुलन में को प्राप्त करने के लिए किसी साधन की सीमांत उत्पादकता और उनके मूल्यों के अनुपात को दूसरे साधन के सीमांत उत्पादकता और उनके मूल्य के अनुपात के बराबर करने का प्रयास करता है। और इस प्रयास में वो उस साधन की मात्रा को घटाता है जिसका मूल्य जिसके मूल्य की तुलना में सीमांत उत्पादकताएं कम हैं, और उस साधन की मात्रा को बढ़ाता है जिसके सीमांत उत्पादकताएं मूल्यों से ज़्यादा हैं। और ऐसा जब वो करेगा तो जिस साधन की सीमांत मात्रा को बढ़ाएगा उसकी सीमांत उत्पादकताएं घटना शुरू होंगी। हमें पता है ये उसके मूल्य से ज़्यादा हैं, और जब घटने लगेंगे तो घटते 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 एक बार मूल्य के बराबर हो जाएंगी। ऐसे जिस साधन की सीमांत उत्पादकता कम है उस साधन की मात्रा को जब घटाया जाएगा तो उसकी सीमांत उत्पादकताएं बढ़ना शुरू होंगी, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो मूल्य के बराबर हो जाएंगी। और जैसे ही ऐसा होगा वहीं पर उत्पादक रुक जाएगा, संतुलन में होगा, और सभी साधनों की सीमांत उत्पादकताएं उनके मूल्यों के बराबर होंगी, और इसी स्थिति में वो संतुलन में होगा, उसके लाभ का स्तर अधिकतम होगा। और इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो अनुपात है या जो आनुपातिकता का नियम है या जो उत्पादन में प्रतिस्थापन का सिद्धांत है, इसके माध्यम से हम उत्पादक की संस्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये उत्पादक के संस्थिति का एक सरलतम रूप है जिसमें हमने सीमांत उत्पादकता और साधन के मूल्यों के आधार पर उत्पादक की संस्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया है। उत्पादक की संस्थिति का जो दूसरा अप्रोच है वो समुत्पाद वक्रों के माध्यम से है, जिसको हम अगले वीडियो में आपके समक्ष रखेंगे। तो आज का विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं, और ये शर्त हमें याद होनी चाहिए कि ये संतुलन की शर्त होती है, और हम ये देखेंगे कि जब समुत्पाद वक्रों के माध्यम से हम उत्पादक के संतुलन या संस्थिति को समझाएंगे वहाँ भी ये शर्त पूरी होगी। और ये अध्ययन जो आज हमने किया है ये वहाँ भी हमारी मदद करेगा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप उसे थोड़ा सा और प्रसारित करिए, अपने दोस्तों मित्रों को बताइए, और अगर लोग पढ़ते हैं उनको अच्छा लगता है तो हमारा ये प्रयास भी सार्थक होगा, और थोड़ी और उत्साह से हम आपके समक्ष आएंगे। तो इसलिए हमारा भी उत्साह वर्धन करिए, और हम आपको जितना समझाने का प्रयास कर सकते हैं वो हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।